लेकिन अब भी हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि अगर कोई तुमसे कुछ कह दे तो जी चीज़ हाथ में आ रही है उठा के उसके सर पे दे मारो, बाकी तो हम निपट लेंगे। तो अम्मा इस बात पे थोड़ा वो भी होती थी, क्या सिखा रहा हुआ, नहीं हमारे इतनी बहादुर बाप की बेटी डरपोक नहीं बन सकती, हमारी जान बहादुर बनेगी, खुद लड़ेगी। मेरे घर पर एक फ्लैक्स लगा था जिस पर अब्बी का फ़ोटो लगा था एडिटर पॉइंट का। जिस दिन वो निकला तो मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ़ हुई कि अब मतलब उनका नाम ख़त्म, अब कैसे क्या होगा। उस दिन जो मैंने अपनी मम्मा का रोना देखा है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये नाम ख़त्म नहीं होने दूँगी, एडिटर पॉइंट को ख़त्म नहीं होने दूँगी। जब मेरे अब्बी का ही यही ड्रीम था कि आगे उसको मैं बढ़ाऊँ तो मैं इसे ख़त्म कैसे हूँ। ऐसा रहा है कि ददिहाल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी कुछ है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है, हर चीज़ पे कब्ज़ा। मैं उससे भी कोशिश में लगी रहती हूँ कि वो भी मुझे अपना हक़ वापस लेना है, लेकिन मैंने ये तो ठान लिया कि छोड़ूंगी कुछ नहीं। निकल गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब करूँगी क्या। अब्बी को बताना नहीं था और ख़ुद फेस करना था सब, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एम्स में भी बहुत ज़्यादा, जितना नाम सुना है मैं नहीं मानती एम्स ऐसा है। सारे उन्होंने जितने भी टेस्ट थे कोरोना की वजह से पहले तो देखते ही नहीं थे वो ठीक। 1 महीना मैंने डेली एम्स में भाग दौड़ की, टोटल सुबह 6 बजे से जो मैं रहती थी पूरी दिन मेरा ऐसे निकल जाता था, रात को मुझे फुर्सत मिलती थी। मेरा तो ये सीन था कि अगर रोड पर कुत्ता और दूसरी तरफ कार आ जाए तो मैं कार के आगे आ जाऊँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा केयर करते थे। उनको में हैरानी दिल में तूफ़ान सा लगता है, इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा हैरान सा लगता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। कैसे हैं आप लोग? इलेक्शन के बाद जब चुनाव हुए, चुनावों के बाद हम भी थोड़ा सा बिज़ी थे और छुट्टियां मनाने निकल गए, इसलिए आप लोगों से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। साथियों, आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर आए हैं और आपसे वही कहानी शेयर करने के लिए मैं आज आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। साथियों, जब आप में हिम्मत होती है ना और जीतने का जज्बा होता है तो आप दुनिया की हर मुश्किल से सामना कर सकते हैं। मैंने ध्यान दिया होगा आपने, मैंने कहा अगर आप में लड़ने की हिम्मत हो, मैंने ताकत वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि लड़ाई ताकत से नहीं हिम्मत से जीती जाती है। अगर आप में हिम्मत है तभी आप जंग जीतेंगे। अगर हम ताज़ा मामला देखें, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग हुई। रशिया खुद में एक बहुत ताकतवर मुल्क है, अगर यूक्रेन से हम उसकी तुलना करें तो वो कहीं भी यूक्रेन रशिया के सामने नहीं ठहरता। उसके बावजूद यूक्रेन हिम्मत के साथ डटा रहा और रशिया को शांति वार्ता के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया। साथियों, मुश्किल हालातों और चुनौतियों में ख़ुद को संभाले रखने की और उनसे मुकाबला करने, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप जब मुश्किल वक्त में तो किस तरह से आप हालातों का सामना करते हैं। साथियों, जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, एक पत्रकार थे बदायूं में और जिनके बारे में कहा जाता था कि बेहद निर्भीक, निडर और बेखौफ पत्रकार हैं। काफ़ी लंबी पत्रकारिता का अनुभव उनके साथ रहा और अपनी एक छाप छोड़ी बदायूं की पत्रकारिता में। उसके बाद एक मैगज़ीन निकाली, उस मैगज़ीन का नाम था एडिटर पॉइंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मरहूम फूल भाई की। फूल खान वो पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता में एक अपनी अलग छाप छोड़ी थी और एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है और कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। कभी कभी बहुत सारी ख्वाहिशात आदमी की रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। किसी शायर ने कहा है कि हर एक किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और वही हुआ कि एक दिन ऐसा भी आया कि फूल भाई इस दुनिया को रुखसत कहकर चले गए। फूल खान का इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया, पूरी दुनिया को उनके इंतकाल ने चौंका दिया, क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई इस तरह से नहीं जाता है। और जब फूल भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद एक चीज़ थी जो लोगों के जहन में थी कि अब एडिटर पॉइंट का क्या होगा। कोई बेटा भी नहीं था फूल भाई का जो उनकी उस जिम्मेदारी को संभाल पाता। लोगों के जहन में एक सवाल था कि जो एडिटर पॉइंट, जो उनकी मैगज़ीन है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और जायज़ भी था सवाल, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस जिम्मेदारी को उठा पाता। फिर दोस्तों, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक छोटी सी मासूम सी दिखने वाली बच्ची ने ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत की और लोगों के जो कयास थे उसके उलट वो करके दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जो आजकल एडिटर पॉइंट के जो लगातार छपते एडिशन हैं, इस बात का सबूत है कि इस लड़की ने न सिर्फ जिम्मेदारी संभाली बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि अगर आप में उड़ने का हौसला हो तो दुनिया का कोई आसमान आपका रास्ता नहीं रोक सकता।
उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने लोगों के इन कयासों को झुठला दिया कि अब एडिटर मैगज़ीन का भविष्य यहीं तक था। ये एडिटर मैगज़ीन, एडिटर पॉइंट मैगज़ीन जो है इसके बाद कभी कुछ नहीं हो। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं उस मासूम से दिखने वाली लड़की की, जो दिखने में भले ही मासूम है लेकिन हौसले बहुत मजबूत हैं, बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत लड़की है और उसने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पत्रकार, एक खूबसूरत राइटर और उसके साथ साथ एक बेहद नेकदिल इंसान। कभी भी खुद का जन्मदिन हो या मरहूम फूल खान का जन्मदिन हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना, बच्चों के साथ मनाना और किसी भी तरह से अपने मरहूम वालिद का सर जो है गर्व से ऊंचा करना। जिस तरह से मैंने उनके आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने उनका कलाम पढ़ा है, मुझे ख़ुद भी फ़ख्र होता है, ख़ुद भी गर्व होता है। सहसवान से भी उनका एक रिश्ता है, उनकी वालदा जो हैं वो सहसवान से बिलोंग करती हैं, सहसवान से उनका एक रिश्ता है। तो देखकर प्राउड होता है कि एक लड़की आती है, इस तरह से मजबूती के साथ कदम रखती है। आप उनको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब आप उनका कलाम पढ़ेंगे तो एक इनकलाब होगा और वो अल्फाजों में आप खो जाएंगे। और अल्फाज भी इतने मजबूत हैं कि जब मैं उनका कलाम आपके साथ भी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, आप पढ़कर फ़ख्र महसूस करेंगे कि एक छोटी सी बच्ची के इस तरह के दृढ़ और मजबूत इरादे भी हो सकते हैं। एक अच्छी समाज सेवी हैं, लोगों के दुख दर्द में उनके काम आती हैं, लोगों के घर तक जाना, राशन पहुंचाना, अगर कोई भूखा दिख जाता है तो उसको राशन पहुंचाना, अगर कोई ज़रूरतमंद दिख जाता है तो उसकी मदद करना। एक छोटी सी लड़की इस तरह से जिम्मेदारियों को संभाल रही है कि हमें ये महसूस हुआ कि हम उस कहानी को आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएँ। दोस्तों, आज वही कहानी हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं और हम आपको मिलवाएंगे जनाब फूल खान की बेटी हिबा फूल खान से और उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। किस तरह की मुश्किलात आई, किस तरह के हालात आए, कितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया, किस तरह से रिश्तेदारों ने उनको सपोर्ट किया या किसने मुंह मोड़ा। दोस्तों, हम आज इस जर्नी की बात आपको हिबा खान के मुंह से ही सुनवाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं हिबा खान से। चलिए हिबा खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बोलना तो है पर। और जिस तरह से मैंने अभी कहा, आपके बारे में बताया, आपके वालिद के बारे में बताया और उसमें कोई कहानी नहीं है। जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने महसूस की हैं आपके बारे में, आपको लगातार फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हो या जिस तरह से अपने फादर के नाम को आप ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हो, तो उसके लिए हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पत्रकारिता के एक नाम को मिटने से बचा दिया। पत्रकार फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब फूल खान का जब की डेथ हुई तो लोगों को लगा था कि अब उनकी मैगज़ीन का क्या होगा, लेकिन जिस बहादुरी और हिम्मत के साथ आपने इसको किया है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले हिबा ये बताइए कि ये फूल भाई को अचानक से ऐसा क्या हुआ था? पहले हम बात जो है शुरू करेंगे फूल भाई से करेंगे। अभी तो बिल्कुल ही फिट थे एकदम से, माशाल्लाह से, कोई ऐसी वो नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से हमें 2019 में दिसंबर में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, उनके मुंह में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही थी। काफ़ी टाइम से हम लोग कह भी रहे थे कि आप चेकअप करा लीजिए, लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, बिल्कुल इग्नोर। हमारे केयर लगी रहती थी उनको, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल कोई उनका ध्यान नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर, हमारे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर हमने उन्हें बरेली भेजा था। मामा वहाँ पे डॉक्टर हैं, अम्मा के कज़न हैं, मेरी मम्मा के कज़न, तो उन्होंने उनकी बिना बोले बायोप्सी करा दी। हमें नहीं पता था कि उनकी बायोप्सी करा दी गई है। तो उनको अचानक से आने के बाद एकदम से मुंह से ब्लड आया, उसके बाद रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, तो बस वो समझ लीजिए वो टाइम हमारा सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि अब्बी को हमने बताया नहीं था इस बारे में कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, और सिर्फ मैं और मेरी अम्मा, अच्छा, हम दो लोग क्या दिक्कत? कैंसर हो गया था उनको रिपोर्ट में। उस टाइम में मतलब मैं बिल्कुल ही, कभी मैं बाहर अकेले नहीं निकली, कभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मेरा तो बस माहौल ये था कि बस घर घूमना और खाना। एक मतलब मेरे अब्बी ने मेरी परवरिश बिल्कुल एक वैसी की है जैसे प्रिंसेस टाइप नहीं होता है, बिल्कुल कि मुझे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस अपने में मस्त रहना। मुझे मेरी सारी ज़िद्दें पूरी करना अब्बी की, अब्बी सारी ज़िद्दें पूरी करते थे, सारी ख्वाहिशें पूरी करते, तो मैंने बाहर का कुछ नहीं देखा था, मुझे नहीं मालूम था बाहर की दुनिया कैसे फेस करनी है, बिल्कुल अलग तरीके से रखा था उन्होंने। लेकिन हाँ, ऐसे
ये भी सिखाते रहते थे कि बेटा ब्रेव बनना है। उनका हमेशा मुझे रहता था, इतने बहादुर बाप की बेटी इतनी डरपोक कैसे हो सकती है। मुझे मतलब पेट से या किसी भी चीज़ से बहुत डर लगता था कभी बाहर। इस वजह से लोग ये भी समझते हैं कि मैं अब निकली हूँ तो पहले अब भी मुझे निकलने नहीं देते थे। तो वो उनकी सख्ती नहीं थी, वो जानते थे मैं कितनी डरपोक हूँ, तो वो उनकी केयर और उनकी प्यार था कि मतलब मैं बाहर जाऊँगी तो पता नहीं किस वे में जाऊँगी, इतना डरती हूँ मैं। मेरा तो ये सीन था कि अगर रोड पर कुत्ता और दूसरी तरफ कार आ जाए तो मैं कार के आगे आ जाऊँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा केयर करते थे वो मेरी। हमेशा साथ लाना, सब जगह ले जाना, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन साथ लाना, साथ ले जाना, सिर्फ मेरे डर की वजह से। तो बिल्कुल ही बाहर की दुनिया से तो मैं बिल्कुल ही अनजान ही समझ लीजिए मुझे। फिर जिस टाइम मुझे बताया गया कि अब्बी को ये प्रॉब्लम हुई है, कैंसर हुआ है, और बस उस टाइम समझ लीजिए मेरे पैरों में से ज़मीन निकल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं अब करूँगी क्या। अब्बी को बताना नहीं था और ख़ुद फेस करना था सब। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। भाई कोई था नहीं आपका? आप अकेले हो आप? जी। फिर मामा लोग ही अब्बी को ऑपरेशन के लिए लेकर गए राजस्थान। वहाँ पर मुझे नहीं ले जाया गया क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ से ऑपरेशन होने के बाद तो अब्बी ठीक होने लगे थे, लेकिन वही उनका अपने ऊपर तो कोई केयर थी नहीं। उनको रिपोर्टिंग का इतना ज़्यादा शौक़ था। लॉकडाउन लग गया उसी टाइम में, तो लॉकडाउन में वो रिपोर्टिंग के लिए निकले, बराबर वो इन्फेक्शन दोबारा हो गया। अच्छा जी, इन्फेक्शन दोबारा हो गया तो मैंने सारे डॉक्टर्स को दोबारा से दिखाया, बदायूं दिखाया, बरेली दिखाया, अलीगढ़ दिखाया, फिर सीधा डायरेक्ट मैं दिल्ली लेकर गई। 1 महीना मैंने दिल्ली एम्स में भाग दौड़ की। टोटल सुबह 6 बजे से जो मैं रहती थी, पूरी रात दिन मेरा ऐसे निकल जाता था। रात को मुझे फुर्सत मिलती थी। एम्स में भी बहुत ज़्यादा, जितना नाम सुना है मैं नहीं मानती एम्स ऐसा है। सारे उन्होंने जितने भी टेस्ट थे, कोरोना की वजह से पहले तो देखते ही नहीं थे वो ठीक से। सारे टेस्ट उन्होंने प्राइवेट लिखे, टेस्ट मैं दूसरे हॉस्पिटल में करा रही हूँ, रिपोर्ट्स मैं एम्स में लेके जा रही हूँ। सारा दिन मेरा ऐसा रहता था। बस ये था किसी तरह से मेरे अब भी ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सारी मेहनत मैं कर लूँगी। लेकिन वो 1 महीना मेरे लिए बहुत कर्रा गुजरा था, बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा था। फिर जब मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर 1 महीने बाद एम्स गई तो उन्होंने मना कर दिया। सारी रिपोर्ट्स जब मैं लेकर गई उन्होंने मना कर दिया। उस दिन मेरे अब भी टूट गए। वैसे बहुत हिम्मत के थे और मतलब मुझे भी हिम्मत देते रहते थे कि मेरी जान इतनी डरपोक नहीं हो सकती, मेरी जान कुछ भी कर सकती। मोस्टली मुझे जान कहते थे। उसके बाद में फ़ौरन उसी दिन उन्हें अपोलो लेके गई। वहाँ से भी जवाब मिल गया कि आप ले जाइए। उन्होंने बोल दिया कि खाने की नली तो ब्लॉक हो चुकी है, अब सांस की नली ब्लॉक हो रही है, 2-4 दिन है बस। अच्छा। उसके बाद में वहीं से उन्हें अलीगढ़ लेकर गई। अलीगढ़ में 1 हफ़्ता उन्होंने ट्रीटमेंट किया। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप 1 अक्टूबर को इनको लेकर आइए, हम इनका थेरेपी स्टार्ट करेंगे। उनको शायद आइडिया था इस चीज़ का। 1 अक्टूबर आते ही आते अब भी चले गए। वो 1 अक्टूबर हम अलीगढ़ नहीं जा पाए। देखिए, तो आप तो इतनी बहादुर हैं और अब इमोशनल, जाहिर सी बात है कि बाप का जो अटैचमेंट बेटियों से होता है वो बेटों से नहीं होता। मेरी ख़ुद की 2 बेटियां हैं, तो मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं कि वो जितनी मुझसे ज़्यादा अटैच्ड हैं उतनी अपनी माँ से भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आपको इमोशनल नहीं करेंगे और बहुत कुछ सहा है आपने ज़िंदगी में, तो अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आप इतना अच्छा आप लिखते हो और मैंने आपका कलाम है वो पढ़ा है, और मैं तो जब मैंने पहला कलाम आपका पढ़ा मैं तभी मुतासिर हुआ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक इनकलाबी एक चीज़ थी जो कहीं ना कहीं दिल को टच किया जिसने। और क्योंकि मैं ख़ुद भी लिखता हूँ और काफ़ी अरसे से लिख रहा हूँ, तो वो एक बार में एक ही गज़ल पढ़ के चीज़ समझ में आ गई, तो हम उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए हिबा कि जो वालिद की डेथ हो गई, फिर अब हम उस जोन में नहीं जाएंगे, फिर ये एडिटर पॉइंट एकदम से लावारिस हो गई होगी, फिर ये क्या, ये यहाँ पर किस तरह से आप आए? एडिटर पॉइंट की शुरुआत पत्रकारिता के बारे में कोई नहीं, सिर्फ आपने अपने अब्बी को देखा? राइटर शुरू से रही हूँ और अब भी चाहते थे मैं इस फील्ड में आऊँ। तो जब एडिटर पॉइंट वो लेकर आए थे तो उस टाइम वो एडिटर थे और मैं सब एडिटर थी। अच्छा, सब एडिटर। मेरे आर्टिकल्स वो शुरू से, जब वो रसास टाइम्स में जॉब करते थे और भी पेपर्स में, तो मेरे आर्टिकल वो मोस्टली इशू कराते थे। अच्छा, यानी पहले से लिखने का शौक था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पहले से तैयारी भी किया था। और अब वो इस जाने से पहले ही, मतलब उनकी तो ऑपरेशन हो गया था तो बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो वो बदायूं पर उन्होंने एक बुक लिखी है, बदायूं पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अच्छा। वो अभी तक इशू नहीं हो पाई है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं काम करूँगी।
वो अब्बी का बहुत बड़ा ड्रीम है, उसे मुझे ज़रूर पूरा करना है। मैं तो सारे काम बस बिल्कुल अब्बी कीजिए, के और हम ड्रीम लोगों के की लिए तरफ कर से रही हूँ। जितना सपोर्ट रहेगा जी। आपके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जी, शुक्रिया। अगर फादर नहीं है आपके तो हम लोग हैं, पूरी टीम हमारी जी। आपके साथ है। जी। कहीं भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो हम हमेशा खड़े मिलेंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि एकदम से फिर एडिटर पॉइंट की तरफ फिर मतलब ये हुआ, वो चाहते थे कि जो बदायूं के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री चलाएं तो वो मुझे लेकर चलाएं। अच्छा, मैं ही उसको फेस करूँ। अच्छा, कैमरा पर आप ही हाँ, रहो। मैं ही करूँ। लेकिन सडनली ये सब हो गया, आइडिया ही नहीं था, हमें तो लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये हो रहा था कि मतलब अब बेटा नहीं है, कौन करेगा ये वो। और मोस्टली मैं ये सुनती हुई आई हूँ, स्पेशली अपने ददियाल से, जी, कि बेटों से चलता है ना, बेटियों से नहीं चलता है, बेटियों का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो रूढ़िवादी मुझे इस सोच को हर हाल में बदलना था जी, कि अगर मेरे अब्बी के बेटा नहीं है तो उन्होंने जब मुझे बेटे की तरफ पाला है तो मैं उनका नाम कैसे ख़त्म होने दूँ। मुझे इस सोच को लोगों की बदलना है कि जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। बिल्कुल आपका नाम बेटी भी रोशन कर सकती है। और हम तो ये देखते हैं कि बेटियां तो बेटों से ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल। हाँ, बेटों से ज़्यादा नाम रोशन किया है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी एक से एक ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो ये तो सोच है लोगों की, और इसको बदलना पड़ेगा, और धीरे धीरे बदल भी रही है काफ़ी। मैं अपनी बेटियों को मैंने पूरी आज़ादी दी हुई है, छोटी हैं अभी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई उन पर फाउंडेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें बदलना तो होंगी। तो फिर एडिटर पॉइंट के आप संपादक बन गए। जी, फिर मैंने एडिटर पॉइंट की स्टार्टिंग की। मतलब मेरे घर पर एक फ्लैक्स लगा था जिस पे अब्बी का फ़ोटो लगा था एडिटर पॉइंट का। जिस दिन वो निकला तो मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ़ हुई कि अब मतलब उनका नाम ख़त्म, अब कैसे क्या होगा। उस दिन जो मैंने अपनी मम्मा का रोना देखा है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये नाम ख़त्म नहीं होने दूँगी, एडिटर पॉइंट को ख़त्म नहीं होने दूँगी। जब मेरे अब्बी का ही यही ड्रीम था कि आगे उसको मैं बढ़ाऊँ तो मैं इसे ख़त्म कैसे होने दूँ। जी, मैंने इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ सिर्फ अपने अब्बी के नाम के नहीं करती हूँ। जो भी आज अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो ये भी मेरे अब्बी का ही काम था। अब्बी के शुरू से ही चीज़ रही, नेचर रहा है कि जहाँ किसी को देखा उसकी हेल्प करना। ये सारी क्वालिटीज़ जो आप मुझ में देख रही हैं सारी अब्बी की दी हुई हैं। बिल्कुल। तो बस मैं जो कुछ करती हूँ अब्बी के लिए करती हूँ। वो तो हमने आपकी जो गज़लें पढ़ी हैं, आपका कलाम पढ़ा, तो उसमें भी वो जो पुट है ना वो वही नज़र आता है कि आप अगर लिखती भी हो तो वो अपने अब्बी के लिए लिखती हो। तो ये वो जहाँ भी हैं वो खुश होते होंगे और वो प्राउड फील करते होंगे कि उन्होंने जिस बेटी को उन्होंने दुनिया में छोड़ा वो किस तरह से उनकी जिम्मेदारी निभा रही है, और वो उनके लिए आज भी कितना उनके बारे में लिखती है, सोचती है। और क्योंकि वो पत्रकार थे, उन्हें लिखने का शौक़ था, तो आज वो जब लिखा हुआ देखते होंगे वो ज़रूर खुश होते होंगे। अच्छा, पहले हिबा हम दूसरी बातें करेंगे। आपने लिखा है काफ़ी उनके लिए, पहले तो हम सुनना चाहेंगे कुछ, और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी सुनाना चाहेंगे कि आप, क्योंकि अब अल्फाज आपके हैं तो अंदाज़ आपका हो जाए। मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी कई आपके कलाम बहुत पसंद आए। कोई सुनाइए आप उनका, कोई छोटी सी कोई चीज़ हो तो मुझे सुनाइए, और हमारे व्यूअर भी सुनना चाहेंगे। मैंने ये एक स्टार्टिंग में ही लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ। जी। आँखों में हैरानी, दिल में तूफ़ान सा लगता है, इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा हैरान सा लगता है। कभी ऊंची ऊंची दीवारें भी बौनी लगती हैं, कभी घर का छप्पर भी आसमान सा लगता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कभी लगता है हर तरफ सब अपने हैं, कभी हर शख्स अनजान सा लगता है। बहुत बढ़िया। यूँ तो रौनकें हैं वही सारे शहर की, फिर भी क्यों सब वीरान सा लगता है। वक्त ने मुझे बदला या मैंने वक्त को बदल दिया, इस सोच में हर कोई परेशान सा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यूँ तो दिन और रातें भी वही हैं, कुछ कहते हैं कुछ सुनते हैं, बातें भी वही हैं। कुछ तो कमी है जो मेरा घर सुनसान सा लगता है। बहुत बढ़िया। चांद तारे चमन के फूल सारे सब अपनी जगह हैं, एक फूल के टूटने से सब बेअबान सा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया। और मैंने तो पढ़ा है, कुछ और सुनाइए, कुछ और हो अगर। तो मैं तो पढ़ता हूँ, और मैं तो अपने व्यूवर्स के साथ, मैं भी आप लोगों के साथ हिबा फूल खान की एक आध गज़ल अपने अंदाज में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहले तो हम हिबा से सुनना चाहेंगे। हाँ, बताइए। मैंने जब ये देखा था सब लोग यही कह रहे थे बेटी है अब कुछ नहीं, अब बस मतलब मेरे अब्बी का तीजा हुआ होगा, बस ये था बेटी है अब शादी करो। मेरी माँ का ये था तुम हमारे साथ रहो, ये करो। तो मैंने डिसाइड किया मेरी माँ है, मैं हूँ अभी ज़िंदा, तो मेरी माँ किसी और के साथ क्यों रहेंगी जी। और बेटी हूँ तो क्या मतलब मेरा करियर ख़त्म हो गया, सिर्फ शादी कर लूँ, किसी ने भी कहीं भी करा दी, शादी करके ख़त्म कर दूँ अपना करियर। मेरे अब्बी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, तो वो क्यों मैं उसे यूज़लेस क्यों कर दूँ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा सुन रही थी, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहने लगी थी, उस टाइम में मैंने
मतलब बस यही लग रहा था कि मतलब बेटा बेटी में कितना इस टाइम ये डिफरेंस बता रहे हैं ये लोग। बेटा होता तो ये करता, बेटी हो गई तो बस अपने उठा के कर दो। फिर उस टाइम में दिमाग में मेरे आया था तो मैंने एक लिखा भी था कुछ लोगों के लिए, हर मौसम रोकेगा रास्ता मेरा, पूरा करना है मुझे हर ख्वाब तेरा, ये सच है तेरी बेटी हूँ अब मैं बेटा बनूंगा, तेरा ही हर अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया। पर काटने को शिकारी तैयार बैठे हैं, मैं परिंदा हूँ हर हाल में परवास करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। शुक्रिया। तो ये अच्छा, अब ये बताइए, अब आगे की जर्नी को किस तरह से देखते हो आप? मेरा तो सारा बस यही एम है कि मैं बस किसी भी सूरत से अब्बी का नाम ख़त्म नहीं होने देना चाहती। और इस काम में ऐसा नहीं है, मुझे अब्बी के जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और सब मुझसे खैरियत लेते ही रहते हैं। कोई मतलब डेली मेरे पास किसी न किसी का कॉल आता है कि कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी टाइम हम आपके साथ हैं। अगर अब आप अकेली हो, आपकी फैमिली में सिर्फ आपकी मम्मा हैं और अब्बी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेली हो। आपके अब्बी एक पूरी फैमिली छोड़ कर गए हैं, पूरे मीडिया टीम, पूरे उनके मिलने वाले, उनके फ्रेंड्स, सब कह रहा है आपकी पूरी फैमिली, आप अकेली अपना फील ही नहीं करो, आप बिल्कुल अकेली हो, आपके साथ सब लोग हैं, बस आप आगे बढ़ो और अब्बी का नाम रोशन करो। बहुत सपोर्ट रहता है। अच्छा, ये मैं आपको देखता हूँ अक्सर, कुछ वीडियोस हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ, कि हिबा जिस तरह से लगती हैं बिल्कुल मासूम सी, लेकिन इनका जो काम है ना बहुत बहादुरी का है। अकेली निकल जाएंगी, राशन देंगी लोगों को, अकेली निकल जाएंगी, बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। तो अच्छा लगता है कि एक लड़की इस फ्रेटर्निटी से निकलती है, हमारे पत्रकारों की एक फ्रेटर्निटी से, और जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों को, और वो लड़की आज एक नया मकाम हासिल कर रही है। और जो मिलना, लोगों से लोगों तक जाना, पत्रकारिता की चीज़ों को उजागर करना, अपने फादर के नाम को आगे बढ़ाना, ये इतना आसान तो नहीं लगता था, लेकिन जिस तरह से हिबा ने किया है तो बहुत खुशी होती है देखकर। और अच्छा हिबा, ये बताइए एजुकेशन वगैरह कहाँ से आपने ली? मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री से बरेली से। और अच्छा। फैशन डिज़ाइनिंग किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, ट्रिपल-C किया है और NSDC भी किया है। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल ही मेरा B.Ed हुआ है। अच्छा अच्छा। तो क्या फ्यूचर किस तरफ देखती हैं आप? अब जैसे B.Ed किया है तो अक्सर B.Ed वालों का तो सिर्फ एक ही सपना होता है कि टीचर बन जाएंगे कहीं जाकर, ये इसीलिए B.Ed करते हैं लेकिन लोग। मुझे तो बस ये है कि हर हाल में अब्बी का काम कंप्लीट करना है, जो अधूरा काम है अब्बी का वो कंप्लीट करना है। हाँ, उसके साथ अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन जॉब के लिए मैं अब्बी का काम नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अब्बी वही। के काम के लिए जॉब छोड़ सकती हूँ। तो मतलब हम जो देख रहे हैं, आपकी आंखों में बगावत देख रहे हैं कि करना पत्रकारिता है, और पत्रकारिता करना है और उसको अच्छे से करना है। मैं आपका एक आध वो शेयर करूँगा। मैंने कुछ आपकी जो मैंने रात जब मुझे ये पता लगा कि आप आ रहे हो, तो मैंने कुछ आपके देखे, आपकी कुछ गज़लें, मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा। और ये कितना ख़तरनाक लिखती हैं ये मैं आपको बताऊँगा। हालांकि अल्फाज हिबा के हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि दर्द की कराहट को हमने दिल का साज बना लिया, दर्द की कराहट को हमने दिल का साज बना लिया, और ख़ामोश अल्फाजों को हमने अपनी आवाज़ बना लिया। यूँ तो कुछ ना था हमारा राज ज़िंदगी, यूँ तो कुछ ना था हमारा राज ज़िंदगी, जिस बात को सब जानते हैं उस बात को अपना राज बना लिया। गुफ्तगू करते हैं कभी अपनी परछाइयों के साथ, अपने ही साए को हमने अपना हमराज बना लिया। और ऐसा तो न था कभी हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, ऐसा तो न था कभी हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, जिस तरह गुज़र रही है हमने उसे अब अपना अंदाज़ बना लिया। और हर दुआ हमारी किसी अंजाम तक पहुँचे, हर दुआ हमारी किसी अंजाम तक पहुँचे, उसी अंजाम को हमने अपना आगाज़ बना लिया। ये है हिबा फूल ख़ान। ये आप जब इनसे मिलेंगे, बिल्कुल इनोसेंट सी, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, लेकिन जब लिखती हैं तो ख़तरनाक लिखती हैं। और एक इनका और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि इनका जितना भी कलाम मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं
अपने वालिद के ऊपर ही है, उन्हीं पर बेस्ड है और उन्हीं पर लिखती हैं ये। और इससे आइए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने वालिद के लिए कितना प्यार है इनके दिल में। या वो जब हुआ इंसिडेंट अचानक से फूल खान का यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाना, तो उस वक्त इन पर क्या गुजरी है। लोगों को भले ही अल्फाज लगते हैं, लेकिन ये दर्द है जो एक बेटी का अपने बाप के लिए है। मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो मैं आपकी नज़्म में पढ़ रहा हूँ तो आपकी इजाज़त के बिना, लेकिन मैंने आपका कलाम पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको यही अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप लिखते रहिए। जब आगाज़ इतना अच्छा है तो इंशाल्लाह अंजाम तो बहुत ही बेहतर होगा। तो ख़ज़ा का काम किया है तूने, तुझे बहार कैसे कहें। ख़ज़ा का काम किया है तूने, तुझे बहार कैसे कहें। बेवफ़ा है ये मुख्तसर ज़िंदगी, इसे वफ़ादार कैसे कहें। कभी ना आया है ना आएगा लौट कर वहाँ से कोई, फिर क्यों है इतना इंतज़ार कैसे कहें। कई रातों से हम सोए नहीं हैं, ख्वाब क्या देखें। कई रातों से हम सोए नहीं हैं, ख्वाब क्या देखें। जागी हुई आँखों में है नींद का खुमार कैसे कहें। और हमारा आशियाना जला दिया कुछ रिश्तों ने, हमारा आशियाना जला दिया कुछ रिश्तों ने, उन रिश्तों को अपनों में शुमार कैसे करें। हाथों में लिए फिरते हैं खंजर, करते हैं कत्ल रिश्तों का, आखिर उन्हें हम अपना रिश्तेदार कैसे कहें। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हिबा को किस तरह से एक सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, वो इनके कलाम में भी नज़र आता है। रिश्तेदार सुन रहे होंगे, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और रिश्ते ही जब गद्दारी करने लगें, जब अपने रिश्ते ही गद्दारी करने लगें, तो फिर दुश्मनों को गद्दार कैसे कहें। स्याह कर दिया इनके कल्ब को दौलत के नशे ने, स्याह कर दिया इनके कल्ब को दौलत के नशे ने, शर्म भी है इनसे शर्मसार कैसे कहें। और इंतज़ार है ऊपर से इंसाफ आएगा, इंतज़ार है ऊपर से इंसाफ आएगा, वो हैं खुदा के कर्जदार कैसे कहें। ये हिबा फूल खान, ये है, काफ़ी कुछ है। आप जब जाएंगे इनकी फ़ेसबुक पर, जब आप इनकी आईडी पर जाएंगे, हिबा फूल खान के नाम से है, और आप वहाँ पर इनका कलाम देखिएगा। और ये कलाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़की दिखने में जितनी मासूम है, अंदर से कितनी बहादुर है। और एक सोसाइटी के तौर पर अगर कोई लड़की आकर इस तरह से बहादुरी से अपना पक्ष रखती है और इस तरह से अपनी दुश्वारियों का, अपनी चुनौतियों का सामना करती है, तो फिर एक सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको अप्रिशिएट करे और उसको हेल्प करे। जब भी उसको ज़रूरत हो तो आप उसके साथ खड़े हों, बहादुरी में उसका साथ दें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब हिबा से बात करते हैं। हिबा, घर में कोई और नहीं है, मम्मा हैं, आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ़ादर के जाने से वो भी टूट गई होंगी, तो फिर उनका ख्याल किस तरह से रखती हैं, कैसे? बस मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से उनका माइंड डाइवर्ट हो, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि उनको भी बस ये रहता है किसी तरह से अब्बी का नाम, वो तो बस ये समझ लीजिए अब्बी के लिए ही जीती, अब्बी का नाम आगे चलता रहे, बस इसलिए वो उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे काम में, बहुत ज़्यादा, बहुत मोटिवेट करती हैं। और साथ ही साथ सब मिलने वाले बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। अच्छा, जो कलाम हमने आपका पढ़ा उसमें ये लग रहा है सीधा सीधा कि रिश्तेदार तो सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार ही होते हैं, अपने तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन ही होते हैं। तो वो नहीं है कोई सपोर्ट, ऐसा लगता है? जी है कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग बस। अच्छा, तो हमें तो खुशी होती है कि आपका सहसवान से भी है जुड़ाव। आपकी जो अम्मी हैं वो सहसवान से हैं, तो सहसवान में सब लोग रिश्तेदारों से मिलना जुलना होता है? जी हो जाता है। अच्छा, यानी यहाँ भी रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं रिश्तेदारों ने मतलब बहुत सताया है इस बच्ची को। तो अच्छा, अब हिबा हम बात तो यही मतलब मैं बताऊँ भाई, ऐसा रहा है कि ददिहाल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी कुछ है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है, हर चीज़ पे कब्ज़ा। अच्छा, मैं उससे भी कोशिश में लगी रहती हूँ कि वो भी मुझे अपना हक़ वापस लेना है, इधर अब्बी का काम भी संभालना है, इधर अम्मी को भी संभालना है, लेकिन मैंने ये तो ठान लिया कि छोड़ूंगी कुछ नहीं है भी जो आपका हक़ है वो आपको मिलना चाहिए। कभी कभी होता है कि घर में कोई बहादुर होता है और जब वो ना रहे तो बाकी फिर लोग जो है फिर बाकी जो वो छोड़ जाते हैं रिश्ते, उनको सताते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब दौलत
प्रॉपर्टी, ये सब दुनिया में रखने वाली चीज़ है और इंसान फ़ानी है। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हर इंसान को दुनिया से जाना है, फिर भी लोग इस तरह से कर जाते हैं। तो मेरी तो, अगर आपके रिश्तेदार ये इंटरव्यू देखें तो मेरी तो उनसे भी यही गुजारिश है कि आपके ख़ानदान में एक बहादुर बच्ची है और वो जिस तरह से आप लोगों का नाम आगे लेकर जा रही है और जैसी हमें उम्मीद है वो लेकर जाएगी, तो आप लोग भी उसको सपोर्ट करें। अगर उनका कोई हक है तो आप उनको उनका हक दें। जब आप लोग उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे तो वो जो एक क्वालिटी, एक प्रतिभा है, वो और भी ज़्यादा निखर के आएगी। तो मेरी तो आप लोगों से भी यही अपील है। हिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आपने मजबूती से आपने अपने वालिद के जाने के बाद उनके काम को संभाला, तो आप जैसे लोग जो है प्रेरणा बन जाते हैं दूसरी लड़कियों के लिए। यू आर द रियल इंस्पिरेशन फॉर अदर गर्ल्स, कि जो ये सोचती हैं कि हम लड़कियां हैं, शायद हम पे मुश्किल आएगी, हालात आएगी, हम नहीं कर पाएंगे। आपने उसको झूठा साबित किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन लड़कियों को भी एक मैसेज दें जो ऐसी हैं और आप उनसे कहें कि क्या आपका कहना है इस कंडीशन में जो लड़कियां हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी डरना नहीं चाहिए। आप में भी वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कोई बेटा कर सकता है, बस आपको हिम्मत से काम लेनी है। और जिस तरह से मैंने सब कुछ फेस किया है, मैं भी बहुत ज़्यादा अलग उसकी रही हूँ, बहुत लाड से पली हुई हूँ, लेकिन जब पड़ती है ना तो इंसान को सारी हिम्मत, सारी हौसला खुद आ जाता है वो सब करने का। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी अम्मा का रहा है मेरे पीछे। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि तुम कर सकती हो, तुम किसी से कम नहीं हो। और जब मेरे अब्बी भी थे तो हमेशा वही, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि जब मैं बाहर, मोस्टली अब्बी मुझे साथ ही लेके जाते थे क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन कभी बाई चांस ये ज़रूर कहते थे कि अगर कभी अकेले जा रही हो, और अम्मा कहती थी कि मतलब अगर कोई तुमसे कुछ कह दे या कोई मतलब कुछ भी हो बात, तो घर पे आके कंप्लेंट करो, फिर अब्बी उनसे निपटेंगे। लेकिन अब्बी हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि अगर कोई तुमसे कुछ कह दे तो जी चीज़ हाथ में आ रही है उठा के उसके सर पे दे मारो, बाकी तो हम निपट लेंगे। तो अम्मा इस बात पे थोड़ा वो भी होती थी, क्या सिखा रहा हुआ, नहीं हमारी इतनी बहादुर बाप की बेटी डरपोक नहीं बन सकती, हमारी जान बहादुर बनेगी, खुद लड़ेगी। वो चीज़ अब तक मेरे माइंड में रहती है और यही दोनों अब्बी और अम्मा का सपोर्ट मुझे फुली रहा। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया और मेरी स्टोरी को सबके सामने रखा। और आप भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे बराबर सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि इस काम को मुझे किस तरह से आगे बढ़ाना है, समझाते हैं। साथ ही साथ मेरे अब्बी के जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मीडिया की टीम है, पूरा ग्रुप है, सब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं किसी ना किसी तरह से कि बस किसी भी तरह से मैं अपना काम को आगे बढ़ाऊँ और अब्बी के नाम को रोशन करूँ। और सब लोग बहुत खुश होते हैं मेरे इस काम से, तो उन सब का ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप लोगों की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। आप लोगों का साथ, आपकी दुआएं हैं जो मैं आज अब्बी के नाम को आगे लेकर जा रही हूँ। शुक्रिया। तो ये थी साथियों हिबा खान, और हिबा को आपने सुना, और हिबा की जो स्टोरी हमने आज आप लोगों के साथ शेयर की, तो उसके पीछे वजह ये थी कि हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि लड़कियां कितनी मजबूती से लड़ सकती हैं अपनी चुनौतियों से, अपनी परेशानियों से। मेरी उन माता पिता से भी ये अपील है जो कहीं भी रत्ती भर भी बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं। आप सोचिए कि एक बेटी अपने फादर के जाने के बाद उनके नाम को किस तरह से आगे लेकर जा रही है। तो जो काम आपका बेटा कर सकता है वो काम आपकी बेटी भी कर सकती है। तो आप अगर ज़रा सा भी आप उसमें रत्ती भर भी भेदभाव करते हैं तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि उस भेदभाव को ख़त्म कर दें। और बेटियां भी वो कर सकती हैं जो शायद बेटे भी नहीं कर सकते। एक बेटी की हमने आपको कहानी आज दिखाई है और सुनाई है, तो आपको खुद ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की जब कुछ करने की ठान लेती है तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, फिर आसमान भी छोटा नज़र आने लगता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ऐसे फादर जो आप अपनी बेटियों को मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए हैट्स ऑफ। और जो ऐसे लोग जो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं या एक पुरानी एक रूढ़िवादी सोच उनके दिमाग में घर कर गई है कि ये बेटी है, इसका काम है घर में रहना और उसके बाद इसको शादी करके अपनी ससुराल चले जाना है, वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभाना है। ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आप लड़कियों को जो तरबियत दें वो इस तरह से दें कि वो मजबूत बने। कभी खुदा ना खास्ता जब तक वो आप लोगों के शेडों में रहेंगी वो ठीक रहेंगी। माता पिता से ज़्यादा कोई भी प्यार कर नहीं सकता, लेकिन कभी इत्तेफाक से कोई हालात ऐसे आ जाएँ कि उनको सर्वाइवल करना पड़े तो वो इतनी मजबूत हों कि वो उसको सर्वाइव कर पाएँ। अब हम लोग आपसे विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको कुछ
दिखाना चाहेंगे। ये मैगज़ीन है एडिटर पॉइंट, और इसकी जो एडिटर हैं वो हिबा ही हैं। और ये अगर मैगज़ीन आपको कहीं मिले आप इसको ख़रीदिए। हिबा अपनी मेहनत से इसको पब्लिश करवाती हैं और ये आती है, और इनके लगातार एडिशन आते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपको हिबा को सपोर्ट करना है तो आप ये मैगज़ीन भी पढ़िए, और इसमें काफ़ी अच्छी मैगज़ीन होती है। मैंने पढ़ी है, मेरे पास है मैगज़ीन इनकी आती हैं, अच्छी मैगज़ीन है, तो आप इसको भी पढ़िए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी स्टोरी के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखिए, हमारी टीम के लिए दुआ करते रहिए। जिस तरह से हम सही नियत के साथ काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप दुआ करें कि हमारा जो इंटेंशन है वो हमेशा इतनी ही सच्ची बनी रहे, क्योंकि वक्त कभी भी किसी को ख़राब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। जिस पेशे में, जिस पत्रकारिता की फील्ड को हमने चुना है, आजकल उस पर इतना ब्लेम लगता है, और जिस तरह के हालात हैं कि पत्रकारों को नए नए नामों के साथ पुकारा जाता है। अक्सर मैं देखता हूँ पत्रकार के जाने के बाद पीछे लोग क्या कहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो टैग हमको दिया जाए। इसीलिए एक ईमानदार और प्यारी सी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग दुआओं में याद रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।